हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम दैट इज फॉल्ट एनालिसिस। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले फोर्टिस थ्योरम। फोर्टिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्टिस थ्योरम। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने पुराना लेक्चर देखा होगा फॉल्ट एनालिसिस का, जिसमें मैंने फॉल्ट एनालिसिस का बेसिक पढ़ाया था। फॉल्ट एनालिसिस फर्स्ट पार्ट में, फॉल्ट एनालिसिस सेकेंड पार्ट में मैंने आपको रिएक्टेंस डायग्राम बनाना बताया था। वो दोनों लेक्चर जरूर देखिए, तभी इस लेक्चर पे आइए। तो चलिए देखते हैं फोर्टिस थ्योरम क्या बोलता है। तो फोर्टिस थ्योरम स्टेट्स दैट, मैं जो स्टेटमेंट है वो लिखवा देता हूँ, आप नोट्स बना लीजिएगा। फोर्टिस थ्योरम states that any n phase system या any n phase n unbalanced system can be dissolved into three sets of balanced phasor and one set of cophasal quantity। राइट। फोर्टिस ने क्या बोला कि अगर आपके पास एक एन फेज का अनबैलेंस सिस्टम है, तो आप उस एन फेज के अनबैलेंस सिस्टम को, सॉरी यहाँ पे एन माइनस वन कर लीजिएगा। फोर्टिस ने क्या बोला था कि अगर आपके पास एक एन फेज का अनबैलेंस सिस्टम है, तो उसे आप n माइनस वन सेट ऑफ बैलेंस फेजर में कन्वर्ट कर सकते हो विथ वन सेट ऑफ कोफेजर क्वांटिटी। तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास थ्री फेज सिस्टम है प्रैक्टिकली। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ थ्री फेज सिस्टम। और ये थ्री फेज सिस्टम हमारा कैसा है? अनबैलेंस। तो इस थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम को हम तीन क्वांटिटी में रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला, दो बैलेंस फेजर और एक कोफेजर क्वांटिटी। तो जो दो बैलेंस फेजर हैं वो कौन कौन से हैं? पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस। और जो एक कोफेजर क्वांटिटी है वो कौन सी है? जीरो सीक्वेंस। तो यहां से हमें टर्म निकल के आता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अनबैलेंस सिस्टम। तो अनबैलेंस सिस्टम से क्या मतलब है? फोर्टिस ने बोला है किसी भी एन फेज के अनबैलेंस सिस्टम को। तो देखिए, अनबैलेंस सिस्टम, अनबैलेंस सिस्टम दो टर्म्स को मिला के बना हुआ है, एक अनबैलेंस और दूसरा सिस्टम। अनबैलेंस सिस्टम, सिस्टम का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड लोड। सोर्स एंड लोड के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? सिस्टम। अनबैलेंस सिस्टम का क्या मतलब है? तो सबसे पहले अनबैलेंस सिस्टम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बैलेंस सिस्टम क्या होता है। सिस्टम आपको पता है, सोर्स और लोड का कॉम्बिनेशन। अगर लोड अकेला है तो आप उसे सिस्टम नहीं बोल सकते। अगर सोर्स आपका अकेला है तो आप उसे सिस्टम नहीं बोल सकते। किसी भी सोर्स के क्रॉस आपने लोड लगाया हुआ है तो उसको आप सिस्टम बोल सकते हो। राइट। तो बैलेंस सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। बैलेंस सिस्टम,
तो बैलेंस सिस्टम मैंने आपको बताया था कि सोर्स और लोड के कॉम्बिनेशन का नाम है, या जो सिस्टम है वो सोर्स और लोड के कॉम्बिनेशन का नाम है। तो बैलेंस सिस्टम क्या होता है? तो फॉर बैलेंस सिस्टम, सोर्स वोल्टेज of all phases must be equal and 120 degree displaced, राइट। कोई भी अगर बैलेंस सिस्टम है तो उसका जो सोर्स है, मतलब थ्री फेज सोर्स होगा, तो हर फेज का जो वोल्टेज है वो बराबर होना चाहिए और 120 डिग्री से डिस्प्लेस होना चाहिए। वेयर एज फॉर लोड, फॉर बैलेंस लोड, for balance load impedances must be equal and displaced by 120 डिग्री। तो ये है बैलेंस फेज सिस्टम। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है, यानी कि सभी सोर्स वोल्टेजेस का, मतलब सभी फेज वोल्टेजेस का जो वोल्टेज है वो बराबर नहीं है, तो सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। अगर फेज डिफरेंस 120 डिग्री नहीं है तो सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। अगर लोड के सारे फेजेस के इम्पीडेंसेस बराबर नहीं है तो सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस सिस्टम के ये दो क्राइटेरिया होते हैं। तो कैसे इसे हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस सिस्टम को? तो ये थ्री फेज सोर्स मैंने बना दिया है यहाँ पे। हर फेज का अपना सोर्स वोल्टेज है। तो देखिए, मान लीजिए ये है, इसका वोल्टेज है 100 और एंगल है 0। तो ये हो जाएगा 100 एंगल -120, ये हो जाएगा 100 एंगल +120। ये हो गया हमारा बैलेंस सोर्स। अब अगर हम इसमें एक लोड कनेक्ट कर दें, मान लीजिए जो लोड है वो बराबर है 40 ओम, 40 ओम, 40 ओम का, तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस लोड। और इस सोर्स के साथ अगर हमने लोड को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया एक बैलेंस सिस्टम, राइट। तो बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम, एक चीज और देख लीजिए, ये जो लोड है बैलेंस लोड, इसमें भी एंगल जो है वो 120 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है हर फेज इम्पीडेंस के बीच में, राइट। तो ये बैलेंस लोड है। और यहाँ पे जो वोल्टेजेस है उसमें हमने फेजर के थ्रू शो कर दिया है 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 100 है, यानी कि सभी फेजेस का वोल्टेजेस बराबर है। तो यह है बैलेंस सोर्स। तो अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होते हैं, 100 ओम, ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, तो हम बोलेंगे अनबैलेंस सोर्स। फेज शिफ्ट 120 नहीं होता तो अनबैलेंस। सेम हम लोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बैलेंस सिस्टम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? Why we are focusing on balance system that much? Because in balance system, if the system is balanced, then we have to solve only one equation.
फॉर वन फेज। अगर सिस्टम हमारा बैलेंस है तो हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ एक फेज के लिए करेंगे, और हम ये समझ जाएंगे कि बाकी फेजेस के लिए वो कैलकुलेशन सेम होगी विथ 120 डिग्री फेज शिफ्ट, एंड रिजल्ट विल बी सेम फॉर other two phases with a phase shift of 120 डिग्री। करेक्ट। तो अगर हमारा सिस्टम बैलेंस है तो हम कोई भी कैलकुलेशन किसी एक फेज के लिए करेंगे और बाकी फेजेस के लिए वो कैलकुलेशन सेम होगी विथ 120 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो यहाँ पे हमारा समय बच सकता है। बट अगर सिस्टम अनबैलेंस है तो क्या होगा? अगर सिस्टम अनबैलेंस है तो हमें हर फेज के लिए एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जिससे हमारा टाइम कंज्यूम होगा, कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं अनबैलेंस सिस्टम के। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा हो? बैलेंस। तो वही फोर्टिस ने बोला था कि अगर आपका थ्री फेज सिस्टम अनबैलेंस है, मैं यहाँ पे थ्री फेज का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो इसे हम दो क्वांटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। दो बैलेंस सिस्टम और एक कोफेजल सिस्टम। टोटल कितने हो गए? तीन। तो मैंने आपको बताया कि जो बैलेंस सिस्टम है वो नेगेटिव सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस कहलाता है, और जो कोफेजल सिस्टम है वो कहलाता है जीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस बैलेंस सिस्टम है, कोफेजल है जीरो सीक्वेंस। कोफेजल का मतलब होता है वो क्वांटिटीज जिनका फेज सेम है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस क्या होता है और जीरो सीक्वेंस क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ या बेसिक्स ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस। तो अगर कोई भी सीक्वेंस कुछ इस तरह का है, मान लीजिए हमारा ये है A1, पहले ए लेके चलते हैं, फिर मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। फेज ए, फेज बी, और जो फेज है वो आ रहा है सी। तो कुछ इस तरह का अगर फेज ओरिएंटेशन है आपका, पहले ए आ रहा है, फिर 120 डिग्री के बाद बी आ रहा है, फिर 120 डिग्री के बाद सी आ रहा है, फिर 120 डिग्री के बाद ए आ रहा है। तो इस तरह के जो फेज सीक्वेंस है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस। तो यहाँ लिख लीजिएगा, सीक्वेंस इन विच we get sequence like A, B, C या फिर R, Y, B is called positive sequence. राइट? तो एक चीज मुझे बताइए, अगर हम ए बी सी को पॉजिटिव सीक्वेंस ले रहे हैं, तो अगर किसी ने बी सी ए दे दिया तो क्या ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा? ये सीक्वेंस बिल्कुल सही होगा, इसे भी हम पॉजिटिव सीक्वेंस ही बोलेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। तो एक चीज नोटिस करिएगा कि ये जो बी सी ए है उसको हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? उसको हम बी फेज से स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले बी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, या हम चाहें तो सी से स्टार्ट कर सकते हैं। सी, ए, बी, ये सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस, राइट? अब
पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए जब हम फॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमेशा जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 यूज होता है। फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस we will use the subscript 1। मतलब अगर पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए ए फेज को रिप्रेजेंट करना है तो हम A1 से, B1 से और C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ए फेज को पॉजिटिव सीक्वेंस के केस में A1 से, B को B1 से और C को C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट। और पॉजिटिव सीक्वेंस क्या है? बैलेंस सोर्स, बैलेंस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव सीक्वेंस, मैंने आपको बताया था ऊपर। तो बैलेंस सिस्टम के लिए सभी वोल्टेजेस का इक्वल होना बहुत जरूरी है। और बैलेंस सिस्टम all voltages must be equal। यानी कि जो ए फेज का वोल्टेज है वो बी फेज के वोल्टेज के बराबर होगा और वही सी फेज वोल्टेज के बराबर होगा। तो अगर हमें ये शो करना है कि ये सारे जो वोल्टेजेस हैं वो पॉजिटिव सीक्वेंस के केस में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे? VA1, VB1, VC1। हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VA1 इज इक्वल टू VB1 इज इक्वल टू VC1। तो ये था बेसिक ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सीक्वेंस के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिएगा बेसिक ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस। तो अगर कुछ इस तरह का सीक्वेंस आपको मिलता है A C B, A के बाद B ना आके C आ रहा है, मतलब if phase sequence is A C B, then the system is negative sequence। then it is negative sequence, right। तो हमेशा हम नेगेटिव सीक्वेंस के लिए क्या यूज करते हैं? टू सबस्क्रिप्ट का। वी ऑलवेज यूज, हेडिंग डाल लीजिएगा, सॉरी एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, वी ऑलवेज यूज सबस्क्रिप्ट 2 फॉर नेगेटिव सीक्वेंस। तो नेगेटिव सीक्वेंस के लिए ये हो जाएगा A2 C2 और ये हो जाएगा B2। यानी कि फॉर नेगेटिव सीक्वेंस A को हम रिप्रेजेंट करेंगे, A फेज की जो क्वांटिटी होगी उसे A2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, B वाले को B2 में और C वाले को C2 में। अब ये जो नेगेटिव सीक्वेंस है वो भी बैलेंस सिस्टम है। याद करिए फोर्टिस ने क्या बोला था कि 3 फेज सिस्टम है, उन्होंने n फेज बोला था, तो मैंने 3 फेज का एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि अगर 3 फेज का अनबैलेंस सिस्टम है तो उसको हम 3 पार्ट में, 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 2 क्या होंगे? बैलेंस, और लास्ट वाला क्या होगा? कोफेजर। तो बैलेंस का एग्जांपल मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव भी बैलेंस सिस्टम है। so for balance source voltages are equal, यानी कि VA is equal to VB is equal to VC। बट हम यहाँ पे नेगेटिव सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो VA2 is equal to VB2 is equal to VC2। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं क्योंकि बैलेंस है, तो वो नोन है कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री होगा। तो फेज डिफरेंस नहीं, हम मैग्नीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो बेसिक ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस हमने देख लिया, बेसिक ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस हमने देख लिया। अब चलते हैं बेसिक ऑफ जीरो सीक्वेंस। बेसिक ऑफ जीरो सीक्वेंस। तो ऑल फेजर मस्ट लाई ऑन सेम फेज, नॉट शुड लैग नॉर शुड लीड। अगर मैंने आपको क्या बताया था, को फेजर का एग्जांपल है जीरो सीक्वेंस। तो को फेजर का मतलब है सारी क्वांटिटीज सेम फेज में होंगी। तो फॉर जीरो सीक्वेंस all quantities must be in same phase, right? Means phase shift between the quantities is zero. Phase shift between quantities is zero. Means they are co-phasal in nature. Means they are co-phasal in nature, right? तो बैलेंस सॉरी जीरो सीक्वेंस के लिए भी वोल्टेजेस हम सेम ले रहे हैं, वीबी, अभी यहाँ पे ये नॉट हटा दीजिए, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, बट देयर इज नो फेज शिफ्ट प्रेजेंट। पहले क्या था, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रेजेंट था, बट हियर नो फेज शिफ्ट प्रेजेंट, राइट, बट हियर नो फेज शिफ्ट इज प्रेजेंट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, वी यूज सबस्क्रिप्ट जीरो to represent zero sequence quantity। जीरो सीक्वेंस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा वी ए जीरो, वी बी जीरो और वी सी जीरो। वन सबस्क्रिप्ट हम यूज कर रहे थे किसके लिए, अगर कहीं पे वन सबस्क्रिप्ट यूज है किसी भी क्वांटिटी में तो आप समझ जाइएगा ये पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए है। अगर टू सबस्क्रिप्ट है तो नेगेटिव सीक्वेंस। तो जल्दी जल्दी में गलती मत कर दीजिएगा, थ्री सबस्क्रिप्ट मत लगा दीजिएगा जीरो सीक्वेंस के लिए। तो जीरो सबस्क्रिप्ट है जीरो सीक्वेंस के लिए। जीरो सीक्वेंस के लिए, राइट। अब हमने क्या किया कि हमारा जो अनबैलेंस सिस्टम था, मतलब वी ए वी बी और वी सी बराबर नहीं थे, उसको हमने क्या किया, तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। सो वोल्टेज ऑफ फेज ए वी ए को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो हो गया वी ए वन, दूसरा हो गया वी ए टू, तीसरा हो गया वी ए नॉट। तो वी ए वन वी ए टू कौन सा क्वांटिटी है, बैलेंस क्वांटिटी, और वी ए नॉट क्या है, को फेजर क्वांटिटी, यही तो फोर्टीज ने बोला था, राइट। सिमिलरली वोल्टेज ऑफ फेज बी को फिर से हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वी बी, पहला वी बी वन, दूसरा वी बी टू, तीसरा वी बी जीरो। सिमिलरली वोल्टेज ऑफ फेज सी, वोल्टेज ऑफ फेज सी,
तो VC इज इक्वल टू VC1, VC2 और VCZ। तो हर क्वांटिटी, हर वोल्टेज क्वांटिटी को हमने तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो बैलेंस और एक कोफेजर, याद रखिएगा। तो अब हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटीज आ गई? हमारे पास टोटल आ गई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमारे पास टोटल 9 क्वांटिटीज आ गई। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक फेज शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो व्हाट इज फेज शिफ्ट ऑपरेटर? फेज शिफ्ट ऑपरेटर को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो फेज शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है? तो देखिए, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए e की पावर j थीटा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है थीटा डिग्री का फेज शिफ्ट। इट रिप्रेजेंट्स it represent phase shift of थीटा डिग्री। अब बात करते हैं कि ये जो फेज शिफ्ट है थीटा डिग्री का, ये क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है कि एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है फेज शिफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट? तो यहाँ पे जब हम बैलेंस सिस्टम की बात करते हैं तो कितने डिग्री का फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलता है? 120 डिग्री का। तो इस कंडीशन में अगर हम e की पावर j थीटा के केस को रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर j 120। राइट? इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्फा है एक फेज शिफ्ट ऑपरेटर जो कि रिप्रेजेंट करता है 120 डिग्री का फेज शिफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Alpha represents 120 degree phase shift in anti-clockwise direction, right? बट अगर e की पावर ये टर्म यूज करें हम तो क्या होगा बताइए? e की पावर -j120, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा कॉन्जुगेट से। और अल्फा कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट करता है? 120 डिग्री का फेज शिफ्ट तो रिप्रेजेंट करेगा, represent 120 degree phase shift in clockwise direction। करेक्ट? अब एक चीज मुझे यहां से बताइए कि e टू द पावर -j, हम 120 को क्या लिख सकते हैं? 120 को लिख सकते हैं 360 -240, ये लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e टू द पावर -j360 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर j240 e टू द पावर 360। 360 का फेज शिफ्ट क्या होता है? जहां से हमने शुरू किया वहीं पे हम पहुंच गए 360 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये तो हट जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर j 240। तो e टू द पावर j 240 को क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर j 120 की पावर 2। करेक्ट? तो e टू द पावर j 120 क्या होता है? अल्फा।
ये वाला जो टर्म है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो e⁻ J240 को रिप्रेजेंट किया जाएगा अल्फा स्क्वायर से। ये याद रखिएगा। तो अल्फा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से हमने क्या निकाला कि अल्फा स्क्वायर कहीं पे भी टर्म आ रहा है, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा स्क्वायर रिप्रेजेंट 120 डिग्री फेज शिफ्ट, 120 डिग्री फेज शिफ्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से कि जो अल्फा है वो रिप्रेजेंट करेगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फेज शिफ्ट और अल्फा स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज फेज शिफ्ट। राइट। तो अब तक का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो बहुत ही बेसिक है और आगे आपको फॉल्ट समझने में ये बहुत काम आने वाला है, तो इसे कंप्लीट करिए। इसके आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके जो नोट्स हैं मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9981479724। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।